आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर, जिसे अभी अपने ऑब्जेक्टिव को तो पा लिया, अपने लक्ष्य को तो पा लिया, लेकिन इसके बाद कैसे सेना की तैयारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे डोभाल की डील से पाकिस्तान और चीन घबरा गए हैं। अजीत डोभाल जो कि रूस जाने वाले हैं, और रूस जाने से पहले कैसे पाकिस्तान और चीन में घबराहट हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान अजीत डोभाल के नाम से ही घबराता है। अब अजीत डोभाल रूस जा रहे हैं और वहां से जो हथियार लेकर आएंगे उससे पाक और चीन में सनसनी मची हुई है। भारत की ये तैयारी क्या दिखाती है, आज इसकी बात महाभारत में करूंगी। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक होने वाली है। पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक भारत करने वाला है, और यह स्ट्राइक 1,70,000 करोड़ की होगी। वो पाकिस्तान जो पहले ही भीख मांग रहा है, जो पहले ही आर्थिक रूप से बुरी तरह से पिटा हुआ है, उस पर एक और स्ट्राइक भारत करेगा, और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच से होगी। उससे बचना मुश्किल होगा। अगर वो स्ट्राइक पाकिस्तान पर होती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा हथियारों को खरीदना, जिसके लिए वो 4 देशों का दौरा करने वाले हैं शहबाज शरीफ। आज इसकी भी बात होगी। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे भारत से चीन डर गया है। अगर चीन डर गया है तो कितने दिन पाकिस्तान बचेगा। और यह मैं इसलिए आपको कह रही हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से सीधे पूछा गया पत्रकार द्वारा कि क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि चीन के हथियार बुरी तरह से पिट गए ऑपरेशन सिंदूर में, यानी चीन के हथियार बुरी तरह से ध्वस्त हो गए, वो पिट गए। आप लोग इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं। और चीन की जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है वो इधर उधर देखने लगी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, और इसीलिए उन्होंने निष्पक्षता पर ज्ञान दे दिया। उन्होंने ये बता दिया कि वो भारत के साथ उतना ही खड़े हैं जितना वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब ये बहुत ही बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए है, लेकिन क्या ये दिखाता है कि चीन अब खुलकर भारत के साथ खड़े होने का भी दावा कर रहा है? क्या चीन पाकिस्तान के साथ तो खड़े होने की बात करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो भारत से डरा हुआ है? आपको सुनवाती हूं कैसे पत्रकार ने सबके सामने ये इस बात की पोल खोल दी कि पाकिस्तान में चीनी हथियार बुरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पिट गए। Indian military official claimed that China provided Pakistan with air defense and satellite support during its said that the Chinese weapon systems performed below average. Said that the Chinese weapon systems performed below average. 你的具体问题呢？建议向中方的 भारत और पाकिस्तान दोनों ही चीन के महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। चीन दोनों देशों के साथ संबंधों को बहुत महत्व देता है। चीन ने हमेशा एक निष्पक्ष स्थिति बनाए रखी है। 所有周边邻国的关系。 तो आपने सुन लिया कि कैसे चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता निष्पक्षता का पाठ पढ़ाने लगी। उनसे खुलकर पत्रकार ने पूछ लिया, आपके हथियार पिट गए हैं, आपको इस बात का एहसास है? यानी
चीनी हथियार को भारत ने कैसे बुरी तरह से रौंदा है, ऐसे में पाकिस्तान का क्या अस्तित्व होगा? आज महाभारत में मैं इसकी भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि कैसे अजीत डोभाल पहुंच रहे हैं रूस। अजीत डोभाल रूस पहुंचने वाले हैं। रूस के दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल जाएंगे और S-400 की फास्ट डिलीवरी पर वो बात करेंगे। रूस से S-400 सिस्टम की 2 खेप पहले ही आ चुकी है, अब और आनी है, और उन्हीं के बारे में बात करने के लिए रूस जाने वाले हैं अजीत डोभाल। भारत के एयर डिफेंस में S-400 की कितनी अहम भूमिका रही है बताने की जरूरत नहीं है, आप सबने सुना है। रूस ने S-500 एयर डिफेंस भी बना लिया है, यानी इसका अगला वर्जन भी बना लिया है। अब इस अगले वर्जन को खरीदने पर भी बात कर सकता है भारत, यह भी खबर है। इसी के साथ साथ सुकोई 57 फाइटर जेट्स की डील भी रूस के साथ संभव है। सुकोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिस पर रूस से बात करेंगे अजीत डोभाल। परमाणु पनडुब्बियों को लेकर भी रूस से बात हो सकती है। तो यह दौरा बहुत अहम है। यह सुरक्षा मामलों की 13वीं बैठक है जो रूस में होने वाली है। 27-29 मई को यह बैठक होगी और अजीत डोभाल इसमें जाने वाले हैं। इस खबर से कैसे पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मचा हुआ है, इसी की बात आज करूंगी। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताने वाली हूं, इस बात को समझिएगा कि भारत में अपना जो एक हथियारों का बेड़ा है उसे बढ़ाने के लिए भारत कैसे काम कर रहा है, उधर पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी आपको बताऊंगी। भारत को इस साल 12 तेजस MK-1A मिलेंगे क्योंकि HAL अगस्त से तेजस MK-1A की डिलीवरी करने वाला है। तेजस MK-1A 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है और अमेरिकी इंजन मिलते ही इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। आप समझिए कि भारत को 12 सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स भी मिलेंगे और नागपुर की जो यूनिट है वहां पर सुकोई 30 MKI का ये निर्माण चल रहा है। और आप मानिए कि एयरफोर्स को इन विमानों की डिलीवरी बहुत जल्द मिलने वाली है। यानी भारत की तरफ से एक तरफ अजीत डोभाल रूस जा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत का स्वदेशी हथियार भंडार भी कैसे भारत की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में अपनी तरफ से योगदान दे रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जहां हथियारों का बेड़ा बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान पर हर संभव स्ट्राइक हो रही है। आपको आज बताती हूं कि कैसे पाकिस्तान पर एक ऐसी आर्थिक स्ट्राइक करने की तैयारी में है भारत जिसमें पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा पाकिस्तान। यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक करेगा भारत। ठाट बाट छोड़ो, पाकिस्तान का हुक्का पानी भी हो जाएगा बंद। पाकिस्तान को समझ आएगा कि पंगा लेने का क्या होता है अंजाम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही इन दिनों भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सिंधु जल संधि करके पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, फिर वीजा रद्द करके पाकिस्तानियों को भारत से निकाला, फिर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया किया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते और आतंक के मुद्दे पर खरी खरी सुना दी है। I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks. भारत अगले महीने पाकिस्तान को विश्व बैंक से मिलने वाली मदद पर बात करने जा रहा है। खबर है कि भारत सरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए FATF से बात करेगी और अगर भारत अपनी इस मुहिम में कामयाब हो गया तो विश्व बैंक की तरफ से पाकिस्तान को अगले महीने मिलने वाला $20 अरब का कर्ज वाला पैकेज भारत रोक सकता है। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो पाकिस्तान को विश्व बैंक से अगले महीने मिलने वाले 1,70,000 करोड़ नहीं मिलेंगे।
भारत पुरजोर कोशिश में लगा है कि पाकिस्तान को यह पैसा किसी कीमत पर ना मिले, जिससे वो इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में ना कर पाए। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान के कर्ज की बात करें तो पाकिस्तान पर इस समय 21.6 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्ज है। ये कर्ज इतना ज्यादा है कि ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा अपने ऊपर 86,500 रुपए का कर्ज लेकर पैदा होता है। पाकिस्तान ने 7.3 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज ले रखा है, जबकि 14.3 लाख करोड़ पाकिस्तान ने घरेलू कर्जा लिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा। क्या यह IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पहले भी FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा था, लेकिन साल 2022 में कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अगर भारत पहले की तरह ही पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में ला पाया तो ये पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी चोट होगी, क्योंकि ग्रे लिस्ट में आते ही पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को निवेश और व्यापार पर भी नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं बताऊं, मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनार जी, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर समरपाल तूर जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी। मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि आज ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद, उसका अपना उद्देश्य हासिल करने के बाद और उसके उद्देश्य हासिल करने से अब तक भारत ने कैसे अपनी तैयारियां जारी रखी हैं, उस दूसरी तरफ पाकिस्तानी खेमे में क्या हलचल है, इस पूरे क्षेत्र में इस वक्त क्या चल रहा है, आज मैं बात उस पर करना चाह रही हूं। और इसीलिए ये जरूरी है आज कहना, रोहन जी आप बैठे हुए हैं, ये जरूरी है, एम्बेसडर यहां बैठे हुए हैं, कि ये समय इस वक्त दुश्मन पर नजर रखने का है, एक दूसरे के सामने दुश्मन बनने का नहीं है। तो बहुत कैटेगोरिकली ये बात कहना चाहती हूं जब इस महाभारत की शुरुआत कर रही हूं। लेफ्टिनेंट जनरल यहां बैठे हैं, वो जानते हैं कि जंग कैसे लड़ी जाती है और इस जंग के कुछ उसूल हैं जो मुझे लगता है सबको मानने चाहिए, वो सिविलियंस के लिए भी होते हैं। तो इसीलिए मैं आज जब शुरुआत कर रही हूं, एक बार जरा मैं ये बताना चाहती हूं कि कैसे इस दौरान, जब थोड़ी दिन बाद अजीत डोभाल रूस का दौरा करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, इस दौरान शहबाज शरीफ कैसे चीन से हथियार लेने की होड़ में लगे हुए हैं, जरा चलाइए उसे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान युद्ध का सामान जुटाने में लगा है, भारत से हार की खींच के चलते ये हो रहा है। चीन से उसने मांगे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स। पाक चीन के बीच J-35A की ये डील हुई है और चीन भी 50% डिस्काउंट पर ये विमान दे रहा है। अब J-35A की अनुमानित कीमत तकरीबन 600 करोड़ है। पाकिस्तान को 30 जेट की डिलीवरी चीन करने वाला है और अगस्त में पाकिस्तान को जेट का ये पहला बैच मिलेगा। अब मैं सबसे पहले तो इस बात को ये समझना चाह रही हूँ, डिप्लोमेटिकली भी और खासकर मिलिटरीली भी, कि चीन जो कर रहा है, जो पाकिस्तान कर रहा है और जो भारत कर रहा है, उस पूरे खेमे में इस वक्त हम इसे कैसे देखें कि भारत ने अपना जो एक स्टेक है उसे बढ़ाया है। मैं एक बार शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद से करना चाह रही हूं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, ये जो समय है इसमें दुश्मन भी अपना आर्सेनल बढ़ाने में लगा है, बेड़ा बढ़ाने में लगा है, इसीलिए ये चीन से डील भी हो रही है। चीन भी अपना सामान बेचने में लगा है, उसे पता है ये समय है जब हम ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान से पैसा भी कमाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ रूस से हम हथियार खरीद रहे हैं और बहुत से हथियार हम भारत में स्वदेशी इंडिजिनियसली बना रहे हैं।
आप भारत को यहां कैसे देखते हैं उस हथियार के बेड़े के साथ जो कि भारत प्रोक्योर कर रहा है? धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में क्या बदलाव आया है। जी, भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में चाइना के बरखिलाफ क्या विचार हुआ है और पाकिस्तान के बरखिलाफ क्या चेंजेस आए हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये बड़े मेरे ख्याल से काफ़ी दिन से इस विषय पर बातचीत हो रही होगी, तभी ये स्ट्रैटेजी एकदम से बनकर आई है और मुकम्मल हुई है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार एक युद्ध नहीं चाहती। हमारे प्रधानमंत्री कई दफ़ा कह चुके हैं, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। यस। तो इसलिए हम उस किस्म के हथियार लेना चाहते हैं जो डिफेंसिव भी हों और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी रखते हों, दोनों तरफ से। तो इससे क्या होता है कि जैसे ऑपरेशनल सिंदूर में हमने कुछ डिफेंसिव ऑपरेशंस किए, बेसिकली सारे ऑपरेशन जो हमारे थे वो डिफेंसिव बेस्ड थे, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ना तो कोई जहाज़ आ सके, ना कोई मिसाइल आ सके, ना कोई इस किस्म के हथियार बाय एयर आ सकें। तो उसके लिए हमने डिफेंस शील्ड बनाई जो S-400 थे, आकाश था, उसमें बहुत सारे और मिसाइल थे, एयर डिफेंस की गन्स थी, LU-23 थी, बहुत सारे नाम है उसमें। तो बहुत किस्म के हथियार हमने पूरे लगाए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध करने में सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ती है इंटेलिजेंस की। Yes. और वो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी भारत के पास एक बहुत अच्छी पुख्ता हो गई है। ये एक और बात समझिए, सबको समझना चाहिए कि इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी ओवरनाइट नहीं बढ़ती हैं कि आज आपने सोचा इंटेलिजेंस बढ़ा दूँ और कल से बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसको बढ़ाने के लिए बहुत समय लगता है, इसको बढ़ाने के लिए बहुत किस्म किस्म के यंत्र चाहिए हैं, इसकी और कई एक विकल्प होते हैं जिसको करना पड़ता है। वो हम क्या डिस्कस करें उसका, लेकिन कहना ये काफ़ी है कि हमारे ऑपरेशन इज़ हाईली इंटेलिजेंस बेस्ड, और इसलिए जो हथियार हैं वो इसके संग एक तरीके से सिंक्रोनाइज होते हैं। और डिफेंसिव कैपेबिलिटी क्या है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी वो इसके संग मिलती है। तो इन सब चीज़ों का जब निचोड़ होता है तब एक हथियार की सूरत निकलती है। उस हथियार को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से लगाना है। तो ये सब एक थिंकिंग, एक प्रोसीजर है। जब तक ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही कह दें कि जी S-400 हम लेंगे, S-500 लेंगे, इस तरह से नहीं होता है। ये चीज़ बड़ी सोच विचार की जाती है कि इसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट कैसे होगी, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसको किस। आपने लेफ्टिनेंट जनरल एक बहुत बड़ी बात कही है। आपने कहा कि इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इस तरह के किसी भी तनाव या जंग का हिस्सा, और हथियारों के साथ साथ वो इंटेलिजेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार एम्बेसडर के पास जा रही हूँ, एम्बेसडर सजनार, ये जो एक दौरा रूस का कर रहे हैं अजीत डोभाल, मैं उस पर आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि हमने देखा है जब प्रधानमंत्री भी गए थे रूस, उस वक्त मैं वहां रूस में मौजूद थी, और अजीत डोभाल जिस तरह से रशियन डेलीगेशन से मुलाकात भी कर रहे थे, वो एक जो सिंक है वो नजर आता है बिल्कुल क्लियरली, विजिबली। लेकिन ये आपसे जरूर पूछूंगी, S-400 फिर अब S-500 भी रूस ने बनाया है, उस पर भी काम हो रहा है। ये रूस के साथ इस वक्त जो हमारा एंगेजमेंट है, इसको कैसे चीन और पाकिस्तान देख रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक डील वहां भी चल रही है लगातार हथियारों की। देखिए, बहुत धन्यवाद सुचारिता मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, चीन का तो इसमें यकीनन बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं करीब 81% से ऊपर जो पाकिस्तान के पास वेपनरी है वो चाइनीज ओरिजिन की है। पहले वो अमेरिका से लिया करते थे, अब सिपरी इंस्टीट्यूट के जो नए नंबर्स आए हैं उसके 80% से ऊपर अब वो चाइनीज ओरिजिन की है। तो मतलब जो भी, जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद बता रहे थे, जो भी वहां पर एवैक्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स है, एयरक्राफ्ट है, लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं, वो सभी चाइनीज ओरिजिन की हैं। तो मतलब चाइनीज ओरिजिन के जो भी वेपनरी पाकिस्तान के पास है वो इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुई, क्योंकि हमने तो हमारी जो शील्ड बनी थी, एयर डिफेंस शील्ड बनी थी, उन्होंने उनके हवाई जहाज भी रोके, उन्होंने उनके मिसाइल्स भी रोके और सभी वेपनरी भी रोक दिया। हमारे यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया सिविलियंस को मारने का, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का। हमारे यहाँ पर रिलीजियस उस पर भी, बिल्डिंग्स पर भी उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की उसके विरुद्ध भी अटैक करने की। हमने सबको बचा लिया। और इसके बनिस्बत जब हमने 7 तारीख की सुबह को
उनके सारे आतंकी ठिकानों के ऊपर हमने जब प्रहार किया वो कोई भी नहीं रोक पाया। हमारा बिल्कुल ही प्रिसाइज फोकस्ड अटैक्स थे वहां पर, सभी के सभी, चाहे वो भावलपुर हो, मुरीद के हो, सब जगह हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। और 10 तारीख सुबह को उनकी करीब 13 जो एयरफील्ड थी वो भी नष्ट कर दी। तो मतलब भारत ने अच्छा उसमें चाहे डिफेंसिव हो या ऑफेंसिव हो, दोनों में हमारा जो परफॉर्मेंस था बड़ा अच्छा था। तो पाकिस्तान जरूर जाएगा चीन के पास और तुर्की के पास। हालांकि आपने सुचारिता तुर्की का जिक्र नहीं किया, पर सारे ड्रोन्स इनके वहीं से तुर्की से ही आए हुए थे, तो उनसे लेगा जो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपनरी। और आपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का J-35A का आपने नाम लिया है, तो वो भी उसके पास आ सकता है। भारत ने देखिए S-400 लिया है रूस से, और हमने अपनी जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी है उसको भी हमने बढ़ाया है, उसको भी हमने ठीक किया है, जिससे कि S-400 आकाश तीर जो भी मिसाइल सिस्टम भी हो, एयर डिफेंस सिस्टम, वो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो हम और भी, और हम अपने लिए रफेल के जो ले रहे हैं वो फ्रांस से ले रहे हैं, अमेरिका से भी। हालांकि अमेरिका का इसमें अभी कोई खास नाम नहीं आया, जो अपाचे या चिनूक या ऐसे कोई, क्योंकि कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन तो हुई नहीं। तो इसीलिए अब रूस से भी हम देख रहे होंगे जो कौन सी हमको जरूरत है, और जो अजीत डोभाल जाएंगे तो वहां पर जरूर इसके बारे में भी बात करेंगे। एम्बेसडर, मैंने आज एक छोटी सी क्लिप शुरुआत में दिखाई जिसमें जो चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है उनसे पूछा गया कि आपके हथियार बुरी तरह से फ्लॉप हो गए, वो पिट गए। एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार हैं, वो पूछ रहे हैं और वो कुछ उस पर रिएक्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये बड़ा क्लियर है कि जो चीनी डिफेंस सिस्टम को जो मार पड़ी है पाकिस्तान में, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाएं हैं। मैं उस पर आ रही हूं, और मेजर तूर में आपके पास आऊं उससे पहले एक बार मैं जरा प्रेम कुमार जी आपके पास आती हूं। रोहन जी को भी लीजिए स्क्रीन पे। प्रेम कुमार जी, देखिए जो चर्चाएं हो रही हैं इस वक्त, हम एक FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को। वो कोशिश अगर वो सफल होगी तो 1,70,000 करोड़ का पैसा पाकिस्तान पर जाते जाते रुक जाएगा। हम तो चाहते हैं ब्लैक लिस्ट में जाए, जहां पर अभी इस वक्त नॉर्थ कोरिया है या फिर ईरान है, लेकिन ग्रे लिस्ट में डालने की एक कोशिश हो रही है। निशाना पाकिस्तान है, लेकिन विपक्ष के लिए निशाना सरकार क्यों है इस वक्त? देखिए, हम लोग चर्चा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं, और आप मेरे पास सवाल लेकर आ रहे हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष। तो क्या बात करें, आप वही तय कर लीजिए। नहीं, ये आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आप हमेशा सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं इस वक्त उनको सही ठहराते हैं, और आपकी आवाज, आज तो आप स्टूडियो में आपकी आवाज नहीं निकल रही है, जब आप घर से करते हैं तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा निकलती है। तो आज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आपको लगता है कि ये सवाल सही है इस वक्त? आपको लगता है चीन की तरह हम भी डरे हुए हैं, आप यही कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, तो आपके ऊपर है भाई, आप डरे हुए हैं तो डरे रहिए, अगर आप जिगरा दिखाते हैं तो जिगरा दिखाइए, शो आपके लिए ओपन है। ये तो बहुत अच्छा होता कि चीन डरा हुआ है, इससे बेहतर क्या होता। थोड़ा विदेश मंत्री S जयशंकर जी को समझा देते, जो कहते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले से हम कहां से लड़ेंगे, चीन तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। उनको समझाया जाए, देखो चीन डर गया है, और आप क्या बोल रहे थे, चीन तो डरा हुआ है। और जहां तक पाकिस्तान का FATF में ग्रे लिस्ट में जाना, IMF से लोन नहीं मिलना, आप उस पर तंज कस रहे हैं क्या? सुन लीजिए, आप उस पर तंज कस रहे हैं? बोलने दीजिए, तंज है क्या है जनता? नहीं, आपको बताइए ना, लोगों को तंज कस रहे हैं आप। आपको अच्छा लगता है तंज कसकर अपने देश पर? अच्छा लगता है आपको तंज कसकर? आप बोलने दीजिए। अभी कितना समय हुआ है, ये भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी समय IMF ने लोन दिया पाकिस्तान को, है ना। और अब हम वो कौन से सा बदलाव आया है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा? हम तो पाकिस्तान को लोन मिला इस पर चकित थे कि दुनिया, जबकि पाकिस्तान को निंदा करना चाहिए था कि पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ, तो दुनिया उसको लोन दे रही है IMF को। ये हमारी सफलता है कि विफलता है, ये तो मैं रोहन जी से पूछ लेती हूँ, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि ये समय क्या इस वक्त सरकार पर सवाल, सेना पर सवाल उठाने का है या फिर पाकिस्तान को घेरने का है? क्या है ये पाकिस्तान को घेरने का है कि नहीं ये समय? मैं इसी समय को थोड़ा बताता हूँ। मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान के आग्रह पर कि वो सैन्य गतिविधियां रोक देगा, आतंकी गतिविधियां रोक देगा, हमने विचार किया।
तो रुक गया जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो लड़ाई थी, युद्ध विराम बोलिए, संघर्ष विराम बोलिए, जो भी हो। ये तो मोदी जी मान रहे हैं ना कि पाकिस्तान के आग्रह पर हमने रोक दिया, तो फिर कौन सा समय है कि इस पर सवाल न किए जाएं? अब रोका हमने अपनी मर्जी से, है ना, पाकिस्तान के आग्रह पर हमने अपनी मर्जी से कॉन्फ्लिक्ट रोका। मोदी जी कह रहे हैं राष्ट्र के नाम संबोधन में, और विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने उनको बताकर ऑपरेशन सिंदूर किया। दोनों बातें सामने हैं। अच्छा चलिए, मैं रोहन जी से पूछ लेती हूँ। सवाल लग रहा है आप बहुत सारी चीजों को एक साथ एड्रेस कर रहे हैं। मैंने एक डायरेक्ट सवाल पूछा था कि क्या ये सवाल पूछने का समय इस वक्त सरकार को घेरने का समय? मैं रोहन जी आपसे पूछ रही हूँ, रोहन जी आपसे पूछ रही हूँ। एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं, विदेश मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर तो सवाल उठा ही रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये समय इस वक्त पाकिस्तान को घेरने का है, जिस काम में वो अलग अलग दल लगे हुए हैं, जो भारत से निकले हैं, अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं और हमारे मित्र देशों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान से खतरा क्या है। देखिए, बिल्कुल सुचित्रा जी, जब पूरा देश, देश की सेना, देश की जनता, देश की सरकार पाकिस्तान के सामने मोर्चा खोल के बैठे हैं पूरे विश्व के फलक पर, हमारे देश के अंदर एक छोटा सा तबका सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा है। वे विडंबना की बात है, पर हम लोग सक्षम है, देश की जनता, सेना, सरकार, हम लोग सबको जवाब देंगे, उनको भी जवाब देंगे, बाहर वालों को भी जवाब देंगे। और आज इसीलिए कांग्रेस की और पाकिस्तान की भाषा भी आपको एक पाई जा रही है। देखिए, जो सवाल कांग्रेस पार्टी के द्वारा ट्रंप के नाम पे पूछ रहा था, मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लिप प्ले करूंगा, 4-5 सेकंड की है सुचित्रा जी, जहां पे हमारे डीजीएमओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया कि भाई हम इसको रोकना चाह रहे हैं, उसके बाद में हमने उसको रोका। और फिर भी आप विपक्ष के सवाल देखिए, अरे ट्रंप कौन होता है? अरे आपको ट्रंप को भरोसा है, देश की सेना पे भरोसा नहीं है। फिर कहते नहीं सेना ने अच्छा काम किया, हमारे सवाल तो सरकार के। ये तो डीजीएमओ ने कहा है, ये सरकार ने नहीं कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का 3:35 को मुझे फोन आया कि अब हम नहीं चाहते कि आगे बढ़ाएं, हम रोकना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? और ऑपरेशन सिंदूर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि आतंकवाद का जवाब देकर, और कहा, डोवाल जी ने भी कहा था कि अगर आप आगे नहीं करेंगे तो हम उसको आगे उसको अंजाम नहीं देंगे, रिटेलिएट नहीं करेंगे। फिर भी यहाँ पे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज, एक सवाल ले लूं, अब ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात कर रहा हूँ। सबको दिखाइए, सिंदूर जारी है, बीच में मत बोले, मैं खत्म कर लूँ। एक मिनट, बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अब कूटनीति की बारी है। अभी भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर, देखिए सुचित्रा जी, देश की आत्मा पे वार हुआ है। आज पूरे देश के सांसद कोई भी पार्टी के हो, जब वहां पे दूसरे देशों में जाके देश की बात रखते हैं, आतंकवादी पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं, दिल गदगद होता है। यही भारत है। ये समझना चाहिए विपक्ष को, जो इसको सिर्फ पीआर एक्टिविटी बता रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा कि भारत, उसकी सरकार, उसकी सेना पाकिस्तान को घेरना चालू रख रही है। वो कूटनीति की बात हो, आर्थिक मुद्दे पे बात हो, हर मुद्दे पे बात हो, सिंधु जल विवाद की बात हो, हर मुद्दे पे हमको पाकिस्तान को घेरते रहना पड़ेगा और इस प्रकार का जवाब देना पड़ेगा कि उसके टुकड़े तो हो जाए, पर उसको सबक मिले कि भारत के सामने आंख उठाने का क्या अंजाम होता है। ये होगा पूरा, मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पूरा। मुझे ऐसा लगता है जो डिप्लोमेटिकली एक स्ट्राइक हो रही है, मैं एफएटीएफ पर एम्बेसडर सज्जनार से भी पूछूंगी क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एक बार मेजर तूर आपके पास आ रही हूँ, आप सुन रहे हैं किस तरह के सवाल हो रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है, विदेश मंत्री ने पहले बता दिया, पहले जानकारी दे दी उन्हें। ये भी बोला जा रहा है कि कैसे ये एक पीआर एक्सरसाइज है, हम सबको भेज रहे हैं। जो एक्सरसाइज इस वक्त सेना ने करनी थी वो कर ली और पाकिस्तान को बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। इस वक्त ये जो हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान अपना एक मिलिट्री आर्सेनल बढ़ा रहा है और वो बढ़ाएगा, क्योंकि हम देखते हैं एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, वहाँ के भी हालात इतने वॉलेटाइल हैं। इस समय में भारत में अगर एक स्थायित्व बनाए रखने के लिए उस सीजफायर को भारत ने हाँ कहा तो क्या गलत कहा? मैं चाह रही हूँ एक मिलिटरीली आप एक ओपिनियन जनता के सामने रखिए, दर्शकों के सामने। देखिए, मैं सुचारिता आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक टैक्टिकल हॉल्ट हुआ है, ये एक टैक्टिकल गैप लिया गया है जिसके अंदर
हमें पूरी अपनी क्षमताओं का हमने एक उदाहरण दिया है कि हमारी कैपेबिलिटीज डीप स्ट्राइक तक है, नंबर 1। उसकी वजह से जो पाकिस्तान चिंतित हुआ है, क्योंकि देखें एक दिन और होता तो पाकिस्तान की जो वायु शक्ति थी वो खत्म हो जाती। उसके बाद हम अपने मुताबिक अपनी मर्जी से नेवी के द्वारा और थल सेना के द्वारा ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते थे। अब नंबर 3 ये है कि देखें अंतरराष्ट्रीय प्रेशर को भी हमें देखना पड़ता है। देखें जितनी भी इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है वो यूएसए की तरफ से भी हुई है, CIA की तरफ से, वो हमें तालिबान की तरफ से भी हुई है, ठीक है, वो हमें रशिया की तरफ से भी हुई है। तो तमाम इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी हमें मदद की है। एंड जब पाकिस्तान को लगा कि यस इसके बाद देयर इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तब उनके DGMO ने आउट ऑफ डेस्परेशन कॉल किया है कि इसके बाद आप बताएं, क्योंकि हम इसके आगे फिर थल सेना की कार्रवाई थी, देन इट वुड हैव बीन ओपन वॉर। अब आपको पता है कि जब पराक्रम था तो सेना को मोबिलाइज होने में 3 महीने लगे थे, 3 months, और ये वाली लड़ाई में आर्मी मोबिलाइज ही नहीं हुई क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी थी, हमारे पास सैटेलाइट इमेजरीज लाइव आ रही हैं। तो देखिए हमें पता है कि दुश्मन की एक एक खबर हमें हासिल है। अब प्रायोरिटी क्या है? देखिए वॉरफेयर चेंज हो गया है, अब ये है NCW, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है। अब ये मतलब घोषित नहीं किया जाएगा कि युद्ध है, पर लड़ाई इतनी खराब और गंदे तरीके की होगी जिसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल से रिलेटेड ये जो ड्रोन्स हैं, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स यूज होंगे, जिनके ऊपर जैमिंग का कोई असर नहीं होगा, जिनकी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज 50 किलोमीटर तक हो सकती है विद इन एनिमी टेरिटरी। और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है और गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि ये पाकिस्तान ने भी अभी पिछले हफ्ते एक्वायर किया है चाइना से। कम से कम 1 लाख पीसेस फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के पाकिस्तान ने ऑर्डर किए हैं। तो देखें हमारी फौज को टैक्टिकली तैयारी करनी पड़ेगी, हमें अपने रेडार सिस्टम्स तकड़े करने पड़ेंगे, हमें सुखोई 57 की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि देखें सिर्फ एक ही मैं यही समझना चाह रही हूं मेजर तूर के ये जो एक्विजिशंस हम कर रहे हैं या पाकिस्तान कर रहा है, हम कहां खड़े हैं वो कहां खड़े हैं, ये समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम भी एक तरह से रूस के पास हथियार प्रोक्योरमेंट के लिए ही जा रहे हैं और वो होगा, हम घर में भी बना रहे हैं। हमारा एक एज बिल्कुल क्लियर है कि हमने जो इस बार जवाब दिया उसमें हमारे स्वदेशी आकाश तीर शामिल था, हमारे स्वदेशी हथियार कितने कारगर साबित हुए ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया। मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर बता रही हूं कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की नेता कनिमोई ने रूस में एक बड़ा बयान दिया है। वो रूस गए और आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस एक साथ है, ये उन्होंने वहां पर बयान दिया है। वो DMK की नेत्री हैं, आप सब जानते हैं। भारत अब परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेगा, आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पाकिस्तान बार बार पीठ में खंजर घोंपता है, पाक प्रायोजित आतंकवाद अस्वीकार्य है। अब मैं यही कह रही हूं कि ये कितनी एक सुंदर तस्वीर है कि जो देश में एक राजनीतिक द्वंद्व जिन दलों के बीच है वो देश के बाहर दुश्मन पर एक स्वर में बोल रहे हैं। मैं इसी तस्वीर की बात करती हूं प्रेम जी, ये तस्वीर है, मैं इसकी सराहना कर रही हूं। कनिमोई है, वो DMK की नेता है, वो जाकर बोल रही हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। लेकिन जब यहां पर बार बार आप अपने विदेश मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपका गुस्सा कैमरों के लिए है, आपने कैसे भारत का सर झुका दिया, इसकी क्या जरूरत है? आपके अपने नेता वहां गए हुए हैं, लेकिन आप देश में ऐसे सवाल उठा रहे हैं। वो डोजियर लेके घूम रहे हैं ना पाकिस्तान, उसमें उनका भी जिक्र है, राहुल गांधी के बयानों का। देखिए देश के बाहर जो जुबान भाषा आनी चाहिए वो आ रही है, लेकिन देश के भीतर जब सत्ताधारी दल राहुल गांधी की तस्वीर में मुनीर की तस्वीर मैच करता है, वो कौन सी जुबान है? और प्रधानमंत्री की तस्वीर में नवाज शरीफ की तस्वीर किसने लगाकर बनाई?
किसने बनाई? वो तस्वीर है, कांग्रेस ने बनाई, कांग्रेस पार्टी ने बनाई, कांग्रेस पार्टी ने अपने उस ट्विटर पे डाली। आप बोल रहे हैं वो जायज है? दोनों सही नहीं है। मैं तो नहीं कहती, मैं तो नहीं कहती, लेकिन उसकी जिक्र क्यों नहीं करते हैं? उसको क्यों छुपा जाते हैं? छुपा क्यों जाते हैं? बाद में आया, जवाब में सही है, देश के जवाब में आया। नहीं, बाद में नहीं आया है। टाइम चेक करिए, टाइमलाइन आप चेक करिए, टाइमलाइन आप चेक करिए। आपको टाइम नहीं पता है? हमने तो डिबेट्स किए ना सर, हमें तो पता है, हमने डिबेट्स की, हमें पता है। टाइमलाइन चेक करिए, पहले बिहार कांग्रेस ट्वीट करती है, उसके बाद बीजेपी करती है। मैं नहीं कह रही हूं उनमें से कोई सही है, लेकिन आप कन्वीनियंटली एक को छुपा देते हैं, एक पर इतना हल्ला करते हैं। अपने हल्ले को दोनों पर रखिए, एक पर नहीं करिए, एक पर नहीं करिए, हल्ला दोनों पर करिए। फिर आपका खून नहीं खोलता है। देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर नवाज शरीफ के साथ मिलाते हैं, आपको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है? देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर नवाज शरीफ के साथ लगेगी? नहीं, अच्छा लग रहा है क्या? आप तो पत्रकार है सर, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है क्या? पहले तो बोल दीजिए, पहले या तो बोल दीजिए, बोल दीजिए। मैं तो दोनों के लिए बोल रही हूँ, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। नो प्रेम जी, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। मैंने आपको टाइमलाइन भी बताई है, लेकिन आप नहीं बोल रहे, आप सेलेक्टिव हैं। मैंने जिक्र किया दोनों का, आप सेलेक्टिव हैं, आप सिर्फ एक पर हल्ला करते हैं, ये नहीं चलेगा। आप एक पर हल्ला नहीं कर सकते, आप मुझे एक पर हल्ला नहीं कर सकते। आप रोहन जी को भी लीजिए, रोहन जी को भी लीजिए, रोहन जी को भी लीजिए। ये सरासर बेईमानी है। कौन सी बेईमानी? कौन सी बेईमानी? नहीं, कौन सी बेईमानी? बोलने दीजिए, कौन सी बेईमानी? बोलने दीजिए। कौन सी बेईमानी? कि आप मेरी आवाज दबाती हैं। अरे आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आपकी आवाज दबा रही हूँ मैं। बेईमानी है। आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आपकी आवाज दबा रही हूँ मैं। गलत बात। नहीं, ये आवाज अगर आप दोनों पर बोलेंगे तो मैं आपको फेयर बोलूंगी। अगर आप एक पर हल्ला करेंगे तो आपका फेयर, आपका फेयरनेस दिख रही है। एक मिनट, रोहन जी देखिए, दोनों तस्वीरें थी, मैंने दोनों की बात करी है, और ये डिबेट पहले हो चुकी है। आज का डिबेट का टॉपिक नहीं है ये बार बार मुनीर राहुल पे आते हैं, उस पर नहीं बोलते। जब वहां की पाकिस्तानी मीडिया में जब चिल्लाया जाता है राहुल गांधी के बयान लेकर, सर वो बहुत शर्मनाक है। हमारे नेता के बयान वहां गूंजते हैं। इंडियन मीडिया का जिस तरह से पाकिस्तान को इस्लामाबाद कब्जा कर लिया, वो भी तो शर्मनाक। वहां जाकर बोलिए ना जहां पर बोला गया था। नहीं, उधर उस चैनल पर जाकर बोलिए जो बोल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतनी चिल्लाने की जरूरत, इतना ड्रामेटिक्स की जरूरत नहीं है। बोलिए रोहन जी। देखिए, इस मुद्दे पे मैं आपको पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब सर्वदलीय बैठक हुई, वहां पे ये कहा गया कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होगी। हाँ। राजनीति की शुरुआत कहां पे हुई कि जब जयशंकर के ऊपर सवाल उठाया गया कि उन्होंने जानकारी नहीं दी। कोई बचकाना बात ऐसा कर सकता है? एक मंत्री के ऊपर सवाल उठाए कि आपने पाकिस्तान को जानकारी दी। शुरुआत किसने की? शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की कि वो पाकिस्तान के साथ में खड़े। शुरुआत, बीच में मत बोलिए। अरे आप कांग्रेस के प्रवक्ता मत बनिए भाई साहब, आप पत्रकार हैं, चुप रहिए। मेरे बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मत बोलिए आप। हाँ ठीक है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता मत बनिए आप। अरे मैं तो अपने टैग बदल दीजिए यहाँ पे। पूछ रहा हूँ, ये क्या तरीका है? कैसे बता सकते हैं? बीच में मत बोलिए। हाँ तो चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सुचित्रा जी, मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर आप देश के मंत्री के ऊपर उसकी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और उसी मुद्दे का फायदा उठाकर विपक्ष, पाकिस्तान का मीडिया आपकी क्लिप चला रहा है। वो ये कहता है कि देखिए वहां विपक्ष बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। देखिए वो कहता है कि इनका नुकसान हुआ, बता नहीं रहे। ये क्या ठीक बात है क्या? सवाल पूछिए, आपका अधिकार है। आप एलओपी हैं, आप सरकार को अलग से सवाल पूछ लेते कि क्या ये हुआ है। आप बिल्कुल वाजिब है, मैं सवाल के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर कौन से प्लेटफॉर्म पे सवाल पूछना, कब पूछना, किस तरीके से पूछना, यह विवेक आपका होना चाहिए था। यह विवेक आप लूज करते हो, इसीलिए देश की जनता का विश्वास आप पूरी तरह से गवा चुके हो। और आपको समझना पड़ेगा कि आज भी जब ऑपरेशन सिंदूर जारी हुए, सारी पार्टी के सांसद पूरे गर्व से भारत माता के सपूत बनकर पूरे विश्व में अपनी बात रख रहे हैं। और आप यहाँ ब्यूटीफुल पिक्चर रोहन जी, मैं उसका जिक्र इसलिए करती हूँ कि डीएमके की विचारधारा और बीजेपी के विचारधारा में बड़ा फर्क है। वो राजनीतिक रूप से विचारधाराओं का मिलन नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन एम्बेसडर, आप ये जानते हैं कि जब एक ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है, आप बेहतर बता सकते हैं, और वो एक स्वर में बोलते हैं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। पाकिस्तान भी एक डेलीगेशन भेज रहा है, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, लेकिन वो ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं है। वो किस तरह से भुट्टो की नेतृत्व में जा रहा है, और वहां पर बात ही शोर ही इस बात का हो रहा है कि बाकी पार्टियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुचारिता। इसमें देखिए, जो भारत की अगर हम बात करें तो भारत एक ये भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है जो
भारत एक पूरी तरीके से संयुक्त रूप से आतंकवाद का सामना कर रहा है। और जो आतंकी चाहते थे, जब उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में ये नरसंहार किया, तो वो ये चाहते थे जो भारत में ये रिलीजियस कम्युनल डिस्कॉर्ड हो जाए, दंगे फसाद हो जाए, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मारें, क्योंकि उन्होंने जब ये 26 लोगों को मारा था तो उनका धर्म पूछकर जो हिंदू थे उन्हीं को मारा था। तो वो सोच रहे थे जो इससे दंगे फसाद होंगे, और उनका यही मकसद था जो भारत की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, भारत में जो सौहार्दपूर्ण ये सभी कुछ सोशल सिस्टम है, ये खराब होना चाहिए। परंतु भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। पूरे देश में एकदम यूनिटी बनी रही, एकदम सभी लोग साथ रहे। और जो हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है, उसमें जो विपक्ष पार्टियां हैं उनके भी लोग भी शामिल हैं और उनके लीडरशिप को भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो इसलिए ये एक संदेश जाता है जो भारत एकजुट है इस ये आतंकवाद से जूझने के लिए। और ये मेरे विचार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो कि पूरी दुनिया ये देखेगी जो आतंकवाद के विरुद्ध। और एक और बात जो ये है, सेंसिटाइज पूरी दुनिया को करना। जो आतंकवाद जो भारत लड़ाई कर रहा है, केवल अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहा है, ये पूरे विश्व का एक के लिए एक चुनौती है और पूरे विश्व को साथ में आना चाहिए भारत के साथ। और आखिरी बात इसमें यही है, जो हमेशा जहां पर भी पूरी दुनिया में कोई भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, तो उनका आप तार एक जरूर पाकिस्तान के साथ मिला देख सकते हैं। चाहे वो 9/11 हो, 26/11 हो, मैड्रिड हो, बाली बॉम्बिंग हो, लंदन ट्यूब बॉम्बिंग, हर जगह जहां भी हुआ है उसका पाकिस्तान से कोई ना कोई संबंध रहता है। तो पाकिस्तान का ये पुराना उसका रोल रहा है, चरित्र यही रहा है उसका, आतंकवाद को पूरी दुनिया में उसने सपोर्ट किया है। अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी में देखें, उसमें जितने आतंकियों के नाम हैं उसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। हाँ। जितने उसमें आतंकी संगठन हैं आधे से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। तो इसीलिए उनको सेंसिटाइज करना, और जैसे आप कह रहे थे FATF में जाना है, उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको भी आतंकी घोषित करना है। तो इसलिए हमको पूरे विश्व का इसमें हमको समर्थन चाहिए, इसीलिए उनको सेंसिटाइज करने गए हैं और मेरे विचार से बड़ी सफलता मिल रही है। सर, जो बात आपने कही है लेफ्टिनेंट जनरल, जो जिस तरह से ये हमने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा किया नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह का एक वर्ल्ड सिनेरियो है, मैं इस पर इसलिए बात करती हूं क्योंकि हम देखते हैं कि सीरिया जैसे देश में जो एक जिस आतंकवादी के सर पर एक बाउंड्री थी, मेजर साहब आप भी सुनिए, वो वहां पर अब अब नेतृत्व कर रहा है और वहां पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो जा रहे हैं, उनके साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं। अब ये सब तस्वीरें, ये ग्लोबल सिनेरियो जो बदल रहा है, ये भी एक साथ साथ चल रहा है, जिसको ध्यान में रख के हम चीजें करेंगे। अब लेफ्टिनेंट जनरल आप ये बताइए, जो बात अभी एम्बेसडर साहब ने कही, पाकिस्तान के लिए सबूत दिखाने की भी जरूरत नहीं है, इतने सबूत है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसके बावजूद ये जो इंटरनेशनल मंच पर ये पाकिस्तान को लेकर एक एक्शन में हेजिटेशन है, ये क्यों है? इस बात को बड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करनी चाहिए पूरे विश्व को। देखिए, हम भारत जो चाहता है वो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई नहीं चाहता। हाँ। वो ये नहीं चाहता कि किस तरीके से बर्बादी हो रही है, कितने लोग बेघर हो गए। आपने इजराइल में देखा, हमास में देखा, किस तरह से वो मट्टी हो गई। ये सब ये भारत नहीं चाहता। भारत चाहता है वर्ल्ड में एडवांसमेंट हो, लोगों की डेवलपमेंट हो, हेल्थ केयर बढ़े, एजुकेशन बढ़े, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, सब चीज़ें बढ़ें। तो भारत इस पर ध्यान देते, इससे कभी भटकेगा नहीं। लेकिन टेररिज्म के लिए ये विश्व को समझना चाहिए कि भारत ने एक बड़ी यूनिक, बड़ी नई किस्म की स्ट्रैटेजी निकाली है जो वर्ल्ड में किसी ने सोची नहीं थी, कि हम अपने देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं लाएंगे, हम देश को किसी तरह से रिटार्ड नहीं होने देंगे। हमारा लक्ष्य है वर्ल्ड में हाईएस्ट इकोनॉमी में पहुंचने का, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स का, हर एक चीज़ की इम्प्रूवमेंट का। लेकिन जो आतंकवाद है उसको समाप्त करने का सिंगल माइंडेड एक्शन है हमारा।
वो एक्शन ये है कि हम बाकी चीज़ को सब मदद रखेंगे लेकिन सिर्फ टेररिज्म पर अटैक करेंगे और उस प्रकार का अटैक करेंगे जिससे कि जिस जहाँ से ये टेररिज्म निकल रहा है वो अंत में फाइनली समाप्त हो। उसको समाप्त करने के लिए सेना की शक्ति लगाई जाएगी, इंटेलिजेंस की शक्ति लगाई जाएगी, उसमें और इंडस वाटर की शक्ति लगाई जाएगी, उसमें FATF की शक्ति लगाई जाएगी, उसमें और इंटरनेशनल प्रेशर की शक्ति लगाई जाएगी। तो ये बात समझने की है कि जो नई स्ट्रैटेजी है जो दुनिया को समझानी चाहिए, जो हमारे जो डेलीगेशन गए वो समझा रहे होंगे कि समझिए न्यू स्ट्रैटेजी क्या है वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड को ये समझना चाहिए कि वी आर सफरिंग टेररिज्म फॉर लास्ट डेकेड्स, सो मेनी डेकेड्स। कितने लोग मर गए, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रहा है, सब जगह टेररिज्म हो रहा है, जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया अभी आपको, हजारों में लोग मर चुके हैं इस चक्कर में। तो हमें एकजुट होके ये देखना है कि इस किस्म की लड़ाई को अपना अंजाम देने के लिए, इस लड़ाई को सक्सेसफुल करने के लिए क्या क्या काम करने हैं। डेफिनेटली डिफेंस प्रिपरेशन करनी है, डेफिनेटली इकोनॉमिक प्रिपरेशन करनी है, डेफिनेटली और भी जो विकल्प है उनको करना है। वो मैं यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहता क्योंकि लिस्ट बड़ी लंबी है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए hundreds of things have to be taken into नहीं, account। और जो इकोनॉमिक प्रिपरेशन आप कह रहे हैं मेजर तौर, मैं एक चीज कहूंगी कि भाई इस तरह के ऑपरेशन से लूज करने वाले तो आर्थिक रूप से पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचेगा, वो तो पहले ही इस तरह से लुटे पिटे हैं। उनके लिए तो आर्थिक रूप से वो कटोरा लेकर जाने की एक व्यवस्था उन्होंने पहले से शुरू कर ली है क्योंकि वो जानते हैं वो उनके लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना चल नहीं पाएगा देश। हमारे लिए जो कि हम आर्थिक रूप से हम एक सुपर पावर, मैं अगर कहूं इस वक्त ऐसा देश जो कि दुनिया के देश हमारी तरफ देखते हैं, तो हम अपने हमारे स्टेक्स बहुत हाई हैं, उनके कहां स्टेक्स हैं जिनको वो धराशायी करने के बारे में सोचें। सुचारिता, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं यूएन मिशन में सर्व कर चुका हूं, मैं साउथ सुडान जा चुका हूं जी। हमने प्रॉपर फुल स्केल वॉर देखा है, हमने बहुत सारे टेररिस्ट टर्मिनेट किए हैं फॉरेन सॉइल पे, पर जब 3 घंटे के बाद जब पानी की प्यास लगती है तब सारे फर्क इधर उधर हो जाते हैं, सब साइड हो जाते हैं, तब इंसानियत और सिर्फ पानी दिखाई देता है। तो जो IWTE है, इंडस वाटर ट्रीटी, वो सभी हथियारों में से सबसे अत्याधुनिक और सबसे पावरफुल ये वेपन है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे जून जुलाई भीतर आएगा, इनकी जो कल्टीवेशन है, जब इनके क्रॉप्स मरने लगेंगे, जब ये खाना नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, इन्हीं की जनता पाकिस्तान की, इन्हीं के जितने भी आका बैठे हैं पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, जब सिविल वॉर लाइक सिचुएशन होगा तब दुनिया को पता चलेगा कि इनको कैसे ठिकाने लगाया जाए। कोई भी वेपन, चाहे आप 6th जनरेशन फाइटर यूज कर लें, आप सैटेलाइट वेपन सिस्टम्स यूज कर लें, आप ड्रोन यूज कर लें, इनको कोई असर नहीं होने वाला। एक ही चीज असर करेगी, जब इनको प्यास लगेगी तब ये हमारे पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे और बोलेंगे कि हमें माफ करें, और इसके आगे कोई विकल्प भी नहीं। जल्दी से रोहन जी, मेरे पास समय बहुत कम है। रोहन जी देखिए सुचित्रा जी, जो आज क्योंकि जनरल एक बात चल रही है, मैं चीज कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इसी मानसिकता का आज तक फायदा उठा रहा कि देखो भारत बड़ा देश है, वहां तक अभी तक ऐसी सरकार होती थी कि हम पे हमला नहीं करेगी, उनको भरोसा था हमारी सरकारों पे हमसे ज्यादा। आज वही भरोसा हमारी सरकार ने और सेना ने तोड़ा है कि भैया आप जहां करोगे वहां घर में घुस के मारेंगे और जहां से वार किया वहां पे मारेंगे। उनकी जो मानसिकता है कि हम भारत पे कभी भी कर सकते हैं, वो मानसिकता तो इस बार हमने मिलकर तोड़ा है और वो हम यहां पे नहीं रुक रहे। उसको ये भी समझ में आ गया कि आपने भारत को छेड़ तो दिया, पर ये वो भारत नहीं है कि सिर्फ ये हमला करके रुक जाएगा। सिंधु की बात हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को एक्सपोज करने की बात हो कि जब भी आगे का पाकिस्तान हिमाकत करे और भारत जब उसके ऊपर अटैक करे तो भारत बेझिझक अटैक करे कि पूरे विश्व को मालूम है कि हमने अटैक क्यों किया। जो सेंसिटाइज वाली बात की, तो ये बहुत लंबी रणनीति। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने बिल्कुल सही कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि हमारा देश एक विकसित देश है, टॉप 5 इकोनॉमी में। अगर एक फुल स्केल युद्ध होता है और पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है, वहां पे वो उसने तो कुछ कर दिया, हम 10 साल पीछे नहीं जा सकते। हमारे पास ऐसा रास्ता है। हमारे और पाकिस्तान में एक अंतर है और उस अंतर को बनाए रखना बहुत जरूरी है।
जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। जिस तरह से भारत जिस तरह से विकास कर रहा है वो अंतर बना रहेगा। पाकिस्तान अपनी सोचे, देश के विकास के बारे में सोचते हुए हर कदम उठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा